मुझे भी जाने दो प्लीज़, मेरी अम्मा अंदर अकेली हैं, मैं इनको अकेले कैसे छोड़ दूँ। नूर ने रोते हुए इल्तिजा की मगर नर्स ने दरवाज़ा बंद कर दिया। राबी अम्मा, इसने तरसी हुई निगाहों से राबेल को देखा और फिर सामने खड़े उन लोगों को देखा और आंखों में खून लिए उनकी तरफ बढ़ी। मैं जान से मार दूंगी तुम दोनों का अगर अब मेरी अम्मा को कुछ हुआ। समझे, तुम दोनों दफा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो जोर से चीखी। चलो भाई इरफान, ये तो पागल हो गई है, रानी बेगम ने इरफान से कहा और ये लोग वहां से चले गए। रापेल इसकी तरफ बढ़ी। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारा पीछा, क्या बिगाड़ा है हम माँ बेटी ने तुम्हारा, जाओ यहाँ से। वो उनके पूछ देख कर बोली और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। राबेल उसके पास बैठी तो उसे गले लगा लिया। सॉरी, इनको बहुत शदीद किस्म का हार्ट अटैक आया था, हम उन्हें नहीं बचा सके, ये ज़मीन पर गिरते ही इंतकाल कर गई। फिर भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की मगर जो अल्लाह को मंजूर। डॉक्टर ने दरियाब को बताया और वहाँ से चले गई। बेटा, बड़ा सहारा दिया है आपने मुझे, हमेशा खुश रहो, बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं नहीं जानती मेरी ज़िंदगी कितनी है, लेकिन एक बात का मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मेरे बाद आप लोगों के हाथों में महफूज रहेगी। उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। दरियाब को उनकी आखिरी मुलाकात याद आई तो वो तो अपनी जिम्मेदारी पहले ही उसको सौंप गई थी, लेकिन वो जिस सबको बस उनके दिल का गुबार समझ रहा था, अब समझ आई कि उनकी बातों की ज़िंदगी और मौत का क्या भरोसा है। मौत तो आनी जानी है मगर ए अल्लाह, किसी अपने के हाथों आई हुई मौत बड़ी तकलीफ देती है। वो कितनी देर उनका चेहरा देखता रहा और उनको कैसे बताएगा कि उसका आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया। वो खामोशी से कमरे से बेजान कदमों के साथ कमरे से बाहर निकला और सामने ही वो तरसी हुई निगाहों से इसे देख रही थी। फिर भागती हुई इसके पास आई। क्या हुआ दरियाब, मम्मा ठीक है? बताएं ना, कांपती हुई आवाज़ से उसने पूछा। वो बस उसे देखता रहा। कहता भी तो क्या कहता, ठीक है वो, परेशान मत हो। दरियाब उसे सच बताना चाहता था मगर ज़बान उसे और तकलीफ देने के लिए तैयार नहीं थी। शुक्र है अल्लाह तेरा, मैं मिलकर आती हूँ। वो हैरान था कि उसे इसकी इतनी सी बात पर यकीन आ गया था। अभी नहीं, वो अभी मेडिसिन की वजह से नींद में है। ऐसे इसके सामने जाओगी तो वो परेशान हो जाएंगी। राबेल, इसे घर ले जाओ, मैं आंटी को लेकर आता हूँ, दरियाब ने कहा। लेकिन अम्मा से तो मिल लेने दे, नूर तरसे हुए लहजे में बोली। नूर बात मानो, अभी घर जाओ, मैं लेकर आ रहा हूँ ना उन्हें घर। शाबाश, चली जाओ घर। तुम्हें इस हालत में देखकर उनकी फिर से तबीयत खराब हो गई तो दरियाब ने उसे किसी बच्चे की तरह समझाया। एक बार देख लूँ अम्मा को, फिर मैं वापस चली जाऊंगी, वो किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली। तो दरियाब ने सर हिला दिया। उसका दिल भर आया था उसकी हालत देख के। वो नहीं जानता था जब उसे सब पता चलेगा तो वो क्या करेगी। इसने दरवाजे से झांका और रोते हुए भी मुस्कुरा दी। दरियाब ने इशारों में राबेल को सच बता दिया था, जिसे सुनकर राबेल की आंखें भर गई। अम्मा जल्दी घर आ जाओ, आपको पता है ना मुझे अकेला रहना नहीं आता। सच्ची, आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी, बर्तन भी खुशी खुशी धो लूंगी। आप ठीक हो जाए, मैं घर जाकर सफाई वगैरह करती हूँ, देखना आप खुश हो जाएंगी। ओके, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका, आप जल्दी आ जाए। वो अंदर झांकते हुए बड़बड़ाई और मुड़ी तो राबेल ने अपने आंसू छुपा लिए। दरियाब की भी आंखें नम हो गई थी ये सब देखकर। तुम क्यों रो रही हो पागल, अम्मा ठीक हो गई है। मेरी अम्मा भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी। इसने राबेल के आंसू देखे और बोली। इतने में राबेल के वालिदैन इनको लेने आ गए थे तो ये दोनों इनके साथ चली गईं। दरियाब ने मैसेज पर इन्हें सब सच बता दिया था। राबी की बच्ची कहाँ है ना, तुझको किसी काम को हाथ ना लगा, मैं सब खुद करूँगी। मुझे पता है तू ये सब अम्मा से नंबर लेने के लिए कर रही है, इस बार तो नंबर मैं ही बनाऊंगी। राबेल ने उसकी हालत देखी जो जब से हॉस्पिटल से आई थी, काम कर रही थी, अब भी झाड़ू दे रही थी। तो राबेल बेड की चादर दुरुस्त करने लगी तो उसने रोक दिया। मत कर ये सब, बस कर दे यार। राबेल ने उसके हाथ से झाड़ू लिया और बोली। वो जितना भी बर्दाश्त करने की कोशिश करती थी, नूर की हालत देखकर हिम्मत खत्म हो जाती। वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी ये सब। बेटा, मुझे पता है तुझे बड़ा मज़ा आता है जब अम्मा मुझे जूता मारती हैं, और अब भी तू यही चाहती है ना कि अम्मा घर आकर घर गंदा देखे और मुझे जूती पड़े। नूर हंसते हुए बोली तो वो भी हंसती मगर पलकें खुद ब खुद भीगती जा रही थी। नहीं कहेगी, वो कुछ नहीं कहेगी, अब वो कभी कुछ नहीं कहेगी। उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बोलते हुए उसके पास आई। क्यों कुछ नहीं कहेगी मेरी अम्मा, यही मैं जानती हूँ उन्हें। उनका दिल डूब रहा था। वो लड़खड़ाती जबान से बोली। क्या हुआ है तुम्हें? और तेरा भाई मेरी माँ को अभी तक लेकर क्यों नहीं आया? फोन कर उसे, वो बोलती जा रही थी और उसकी जबान लड़खड़ा रही थी।
इतने में एम्बुलेंस की आवाज़ आई, इसकी जान निकल रही थी। भाई आ गए, राबी बोली और दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ी। वो वहाँ ही खड़ी तरसी निगाहों से दरवाज़ा खोलने के बाद बाहर का मंजर देख रही थी। राबेल इसके पास वापस आई और इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नूर ने इसके हाथों की मजबूती महसूस की तो खाली आंखों से पहले उसने उसका हाथ देखा, फिर उसका चेहरा वो आंसुओं से भरा हुआ था। फिर वापस सामने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ अब स्ट्रेचर को घर के अंदर ला रहे थे। वो राबेल से अपना हाथ छुड़वा कर 2 कदम पीछे हो गई। नजरें वहाँ ही थी। राबेल ने उसके पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखा। नहीं नहीं, पीछे हट जाओ मुझसे। वो राबेल से दूर हुई और जोर से चीखी, मेरी जान संभालो खुद को। राबेल ने उसे जबरदस्ती गले लगा लिया और बोली, दूर रहो मुझसे, कहा ना दूर रहो। उसने खुद को राबेल से दूर किया और भागते हुए स्ट्रेचर के पास गई। वहां खड़े अहमद साहब को तरसी हुई निगाहों से देखा। अंकल, आप लोग तो मेरी माँ को ला रहे थे ना, फिर ये कौन है? मेरी अम्मी कहाँ है? उसने अहमद साहब से पूछा। वो अपने होश में थी कहाँ? बेटा, हिम्मत से काम लो, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, कैसे हिम्मत से काम लूं? मेरी अम्मी है ही नहीं। दरियाब, आपने मुझे घर बेचा था और कहा था कि मैं तुम्हारी माँ को लेकर आ रहा हूँ। तो ये कौन है? मेरी अम्मी बताएं मुझे, मेरी माँ कहाँ है? वो जोर से चीखी और दरियाब की तरफ बढ़ी, जो खामोशी से नजरें झुकाए खड़ा था। मैं खुद ही ले आती हूँ अपनी अम्मी को। वो चीखी और गिरती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। राबेल और फारिया बेगम ने इसे पकड़ा। छोड़े मुझे अम्मी, वो बुलंद आवाज से चीखी। वो चीख इतनी दर्दनाक थी कि सबकी आंखें भीग गईं। मेरा बच्चा, होश करो, रास्ता नहीं रही इस दुनिया में, वो जा चुकी है हम सबको छोड़ के। फारिया बेगम ने उसे अपने सीने से लगाया और हौसला दिया, नहीं, सब झूठ कह रहे हैं। मेरी अम्मी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। वो उनसे अलहदा हुई और चीखती हुई जमीन पर बैठ गई। अम्मी ना जाए मुझे छोड़ के। वो इतनी जोर से चीखी कि उसका दिल फटने वाला था। राबेल उसके पास आ गई। राबी, देखना अम्मी नहीं उठ रही, उठा ना मेरी अम्मी को। वो रोते हुए बोली और चीखी, अम्मी, नहीं जाना था ना मुझे छोड़कर आपने? अम्मी उठ जाएं, आपको अल्लाह का वास्ता उठ जाएं। मैं कैसे जीऊँगी अम्मी? बाबा भी छोड़कर चले गए, आप तो मत जाएं। अम्मी, क्या करूं? वो चीखते हुए बोली और जोर से अपने बाल नोचने लगी। राबी, उठा दे अपनी अम्मी, मेरी अम्मी को प्लीज, तुझे रब का वास्ता। मैं क्या करूंगी अम्मी के बगैर? वहां मौजूद सबकी आंखें नम हो गई थी। किसी के पास भी वो अल्फाज ना थे जिनसे वो उसको हौसला दे सकते। इसी दौरान रानी बेगम फरहान के साथ रोने का ड्रामा करती हुए घर में दाखिल हुई। नूर ने उनको खा जाने वाली नजरों से घूरा और गिरते हुए उनकी तरफ गई। क्या करने आए हो तुम लोग? मार दिया ना मेरी माँ को, अब भी चैन नहीं आया? मेरी माँ की मौत का यकीन नहीं आया होगा तो सोचा होगा कि मैयत देखकर तसल्ली कर लें, है ना? खाने खा जाने वाली नज़रों से और खा जाने वाले लहजे से वो इनको देखने दे लगी थी। उनको खौफ आने लगा था। आखिरी दीदार करने आए हैं, रानी बेगम बोलने लगी। इसने उसकी बात काटी। आखिरी दीदार? मेरी माँ को मार के अब उनकी मैयत से माफ़ी मांगने आए हो तो ताकि तुम्हारी आखिरत संवर जाए? मैं उनकी बेटी होने के नाते तुम्हें कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखने दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। वो जोर से चीखी, ऐसे कैसे नहीं देखने दोगी चेहरा? वो मेरी बहन थी, रानी बेगम बोली। बहन? वो बोली और पागलों की तरह हंसने लगी। जाओ यहाँ से, वरना अपनी माँ की मैयत के साथ तुम दोनों की मैयतें बिछा दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। मेरी माँ को तो मार दिया तुम लोगों ने, लेकिन मेरी बददुआ है तुम लोगों को मौत भी नसीब नहीं होगी। वो गुस्से से चीखी। इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कहता, दरिया उसके आगे आकर खड़ा हो गया। शराफत से चले जाओ, वरना तरीके और भी आते हैं मुझे। दरिया गुस्से से अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर बोला। वो दोनों मिनट से पहले गायब हो गए वहां से। मार दिया मेरी माँ को इन्होंने, मार दिया। वो बेहोशी की हालत में बड़बड़ाई और एकदम बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मेरी जान, थोड़ा सा खाना खा लो, बस थोड़ा सा। जनाजा जब से लेकर गए थे उसे होश ही नहीं आ रहा था। राबेल उसके पास कमरे में मौजूद उसे खाना खिलाने के लिए कोशिश कर रही थी। दूर रहो मुझसे। वो होश में आई और राबेल को देखकर एकदम उठी और उससे दूर होकर बैठ गई। मैं क्यों दूर हो जाऊं अपनी जान से? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राबेल उसके पास हुई और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, झूठ, सब झूठ। तुम सब झूठे हो। मेरे पापा भी कहते थे कि वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, मगर वो चले गए। फिर अम्मी भी कहती थी कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, मगर देखो वो चली गई। तुम भी चले जाओगे। सब झूठ बोलते हैं, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। ये तक नहीं सोचता कि अगला बंदा कैसे जिएगा। चली जाओ, तुम भी यहाँ से जाओ। वो बोलते हुए बच्चों की तरह रोने लगी। मैं अपनी जान को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। राबेल इसे चुप करवाते हुए बोली। राबेल, वो आंटी बुला रही हैं। दरिया बंदर आकर बोला तो राबेल बाहर की तरफ बढ़ी। दरिया बंदर दाखिल हुआ था। नूर ने नजरें उठाकर उसे देखा।
छोड़ आए मेरी माँ को, नूर बहती आंखों के साथ देखते हुए बोल रही थी। वो चाहकर भी इसका दुख खत्म नहीं कर सकता था। क्यों छोड़ आए उन्हें? वो अपने होश में नहीं थी, उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। वो खामोश रहा, जवाब देता भी तो क्या। मुझे भी छोड़ आए, इसने जैसे इल्तिजा की थी। वो फिर खामोश रहा। प्लीज़ छोड़ आए ना मुझे मेरी माँ के पास, वो अकेली होंगी। उनको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी मैं, और वहाँ अकेली होंगी ना। वो रोते हुए बोली, नहीं मेरी जान, आंटी के साथ अंकल है ना, वहाँ अकेली नहीं है। राबेल कमरे में दाखिल होते हुए बोली, हाँ अम्मी और बाबा तो एक साथ होंगे, मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया। वो बड़बड़ाई और छत को घूरने लगी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खुदारा, माँ बाप की कदर करें। माँ बाप की अहमियत इनसे पूछें जिनके माँ बाप नहीं होते, और जिनके माँ बाप से उनको मिलने कब्रिस्तान जाना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। 1 साल बाद किसी के चले जाने से वक्त कहाँ रुकता है। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जा सकता, लेकिन इनको बुलाया भी तो नहीं जा सकता। और माँ बाप को रिश्ता तो फिर से माँ बाप का रिश्ता तो फिर वो रिश्ता है जिसे चाह कर भी हम नहीं बुला सकते। वो जिंदा हों तो घर आबाद होता है, वो दुनिया से रुखसत होकर वो कब्रिस्तान आबाद कर लेते हैं। और वो भी 1 साल में कहाँ संभल पाई थी। फारिया बेगम ने और राबेल ने तो बहुत इसरार किया कि उनके साथ उनके घर में रहे, और 2-3 दिन रहकर उसने अपने घर वो वापस आ गई थी, जहाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें थीं। इसके माँ बाप की यादें थीं जिन्हें वो चाह कर भी नहीं भूल पाई थी। बस इस साल वो उसने पढ़ाई में दिल लगा लिया था, और अल्लाह के नज़दीक वो पहले से ज़्यादा हो गई थी। एमए के आखिरी साल का रिजल्ट था आज उसका और राबेल का। नूर रिजल्ट देखने के बजाय ग्राउंड में ही रुक गई थी। राबेल अपना और उसका रिजल्ट देखने गई थी। नूरी राबेल खुशी से इसकी तरफ आई, पास हो गए हम। इसने बस इतना ही पूछा, हाँ मैं तो पास हो गई हूँ, पर तूने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। टॉप? राबेल खुशी से बोली, घर चलें? इसने कोई खुशी जाहिर नहीं की और पूछा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? राबेल जानती थी कि राशिदा बेगम के इंतकाल के बाद वो बहुत बदल गई थी, लेकिन हैरान हुई थी कि उसे अपने टॉप करने की भी ज़रा खुशी नहीं थी। राबेल वापसी पर ज़बरदस्ती इसे होटल लेकर आई थी। इसकी खुशी मनाने के लिए बहुत फिट खाना है ना, राबेल खाने की तारीफ करते हुए बोली। वो बस मुस्कुरा दी। नूरी तू नहीं जानती, तेरी ये चुप मुझे मार रही है, अंदर ही अंदर मुझे खा रही है। वो दिन याद है जब तुम इतना बोलती थी, मैं सुनते सुनते थक थक जाती थी, लेकिन तुम बोलते बोलते नहीं थकती थी। अब मेरे कान तरस जाते हैं तुम्हारी बातें सुनने को। राबेल उदासी से बोली, मुझे भी याद है वो दिन। नूर बोली, जब मैं तुम्हें दिन भर की दास्तान सुनाती थी, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज अम्मा ने मुझे जूती मारी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत उदास हूँ। लेकिन अब बस अम्मा के जाने के बाद दिल ही नहीं करता किसी से बात करने का। कितना ही दुख क्यों ना हो, कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, किसी को नहीं सुनाती। मैंने अपनी ज़ात को दफन कर दिया है अम्मी के चले जाने के बाद। मैंने चुप रहना सीख लिया है, इसलिए अब बोलने का दिल ही नहीं करता। नूर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे प्यारी वाली नूरी ही पसंद थी। राबेल बोली, मुझे भी। अब बातें छोड़ के खाना खाओ, मुझे काम पे जाना है मैडम। नूर मुस्कुराकर बोली और खाना खाने लगे। बहुत मुबारक हो राना साहब, आपका ख्वाब पूरा हो गया है। वो अपने साथियों के साथ अपने गांव में बनने वाले कॉलेज को देख रहा था। साथ खड़ा आदमी बोला तो उसने उसे देखा और आंखें बंद करके लंबी सांस ली और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। इसने मुस्कुरा कर कहा, वैसे साईं आपने लड़कों की तालीम पर तो इतना गौर कभी नहीं किया, फिर लड़कियों के लिए क्यों? शहबाज इसके चेहरे का सुकून देखकर बोला, मुझे कभी किसी ने एक खूबसूरत बात कही थी कि कौम की तरक्की तालीम याफ्ता माओं के बगैर नामुमकिन है। दरियाब ने सोचते हुए नूर की बात तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराई, साईं आपके उस्ताद ने बताई होगी पक्का, वरना इतना मुताला और किसी के पास हो सकता है? शहबाज बोला, हाँ। वो बोला और सोचने लगा, उस्ताद ही तो थी वो मेरी। मुझे अल्लाह और इंसानियत की राह दिखाने वाली उस्तानी ही हो सकती है। पता नहीं कैसी होगी वो, 1 साल बीत गया उसे देखे हुए। पता नहीं कैसी होगी वो, क्या करती होगी, अकेली कैसी रहती होगी। आखिरी बार जब देखा था तब तो वो बहुत तकलीफ में थी। पता नहीं उसकी तकलीफ कम हुई होगी या नहीं। वो सोचता हुआ दिल में बोला और एक लंबी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। ये 7 बजे का वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़रूर राबी होगी। उसने हांडी के नीचे से चूल्हा बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, और बगैर पूछे दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो जानती थी इस टाइम बस राबेल ही आ सकती थी। हेलो डियर कज़न। सामने खड़े इरफान ने दरवाजे पर हाथ रख कर कहा ताकि वो दरवाज़ा बंद ना कर दे। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नूर उसे देख कर आग बगोला हो गई और गुस्से से बोली,
अरे मेरी प्यारी कज़न, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कूल डाउन। इसने झटके से दरवाज़ा पूरा खोला और अंदर दाखिल हुआ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? निकल जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो यहाँ? नूर ने उसकी तरफ तेज कदम उठाते हुए बढ़ी और बोली, भाई मैंने सोचा खैर खबर ही पूछ लूँ। क्यों, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नूरी वो हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी ज़बान नोच लूंगी अगर दोबारा अपनी घटिया ज़बान से मेरा नाम भी लिया तो। नूर गुस्से से बोली, ये दरवाज़ा क्यों खोला है? ज़रूर आवेल होगी। इतनी बार बोला है बच्चियों को कि दरवाज़ा खुला ना रखो। अहमद साहब काम से घर वापस आए थे कि नूर के घर का दरवाज़ा खुला देखा तो बड़बड़ाए और अपने घर के अंदर दाखिल हुए। बेटा तुम यहाँ? सामने ही राबेल को देखकर वो हैरत से बोले, क्यों, क्या हुआ बाबा? राबेल खड़ी हुई थी कि सामने का दरवाज़ा खुला था तो मैं समझा शायद तुम गई होगी। अगर तुम यहाँ हो तो वहाँ। उन्होंने बोलते हुए बात अधूरी छोड़ दी और परेशानी से घर से बाहर भागे। राबेल भी उनके पीछे भागी और नूर के घर के अंदर दाखिल हो गए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम क्या लेने आए हो यहाँ? अहमद साहब उसको देखकर सख्ती से बोले। राबेल फौरन नूरी के पास आकर खड़ी हो गई। अपनी बीवी को लेने आया हूँ, वो अपना कॉलर ठीक करता हुआ बोला। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, अहमद साहब का हाथ उठ गया। थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। आइंदा मैं तुम्हें इस घर के आसपास भी देखूं ना देखूं, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अहमद साहब गुस्से से बोले। पुलिस? डीसी से बहुत अच्छी जान पहचान है, कहो तो बात करवा दूं। बूढ़े, जिस पुलिस का तूने मुझे डरावा दे रहा है वो मेरी जेब में है। आई कुछ समझ या नहीं? इरफान हंसते हुए बोला। मैं तुम्हें कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से। अहमद साहब गुस्से से बोले। हाँ हाँ जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। ये नूर पहले मेरी मजबूरी थी, अब मेरी जिद है। और इरफान शाह खूब जानता है अपनी जिद को पूरा करना। और ये जो थप्पड़ मारा है ना, इससे तूने मेरा शाह बाहर निकाला है। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इरफान शाह किस चिड़िया का नाम है। उसने अहमद साहब को की आंखों में आंखें डालकर कहा और वहां से चला गया। तो अहमद साहब नूर को अपनी तरफ ले गए। मैं इतनी कोशिश करता हूँ उसे भुलाने की, मगर हर रोज़ वो दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेती है। कभी सुना था नफ्सियात की रूह से देखा जाए तो अगर हम किसी शख्स को भुलाना चाहें तो उसे भुलाने में हमारा दिमाग 21 दिन लेता है, मगर नफ्सियात का ये असूल सिर्फ और सिर्फ दिमाग के लिए ही है, जबकि दिल का कोई उसूल नहीं होता। बात जब दिल के मामले पर आन टिके तो तब 100 साल से भी कम 100 साल भी कम पड़ जाया करते हैं किसी को भुलाने के लिए। ए अल्लाह, मैं जानता हूँ मैं जितना मर्जी नेक बन जाऊं उसके काबिल नहीं हो सकता। हम जितना भी खुद को बदलना चाहें इतना ही हमारा माजी साये की तरह हमारे साथ साथ चलने लगता है। 10 बजने वाले थे, वो अभी भी अपने घर की बजाय सुल्तान की तरफ मौजूद था। वो बदल गया था, अब वो सबको हैरान कर देता था। दरियाब उससे निकाह कर ले, सुल्तान ने कहा। तो दरियाब ने नजरें उठाकर देखा। निकाह उनसे होते हैं जिनके काबिल आप हों। इसने नजरें झुका ली और बोला, मोहब्बत में काबिलियत नहीं देखी जाती, मोहब्बत दिल से की जाती है। मोहब्बत मुझे है उससे, वो तो मुझे आवारा लड़का समझती है। दरियाब ने ज़मीन को घूरते हुए कहा, उसने कभी तुझसे कहा है कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है? बल्कि उसे तो छोड़ो, तूने तो कभी इसे ये नहीं अपने दिल की बात नहीं बताई। दरियाब वो लड़की है, वो सीधी बात कैसे करेगी, कैसे कहेगी तुझसे कि तेरे बगैर मर जाएगी, तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए इसे? ये सारी बातें तो मर्द करते हैं ना। औरत तो सारी उम्र पहेलियों में अपनी बातें समझाती है। सुल्तान उसके पास बैठा और संजीदगी से बोला, और वो दूर हो जाएगी मुझसे और नफरत करने लगेगी। ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसा हो। और वैसे भी साल हो गए, शक्ल तक नहीं देखी तूने उसकी, और कितना दूर हो गई। बल्कि सब छोड़, अभी कॉल कर उसे। और फौरन सुल्तान बोला, उसे नंबर नहीं है मेरे पास इसका। दरियाब ने कहा, क्या तेरे पास उसका नंबर भी नहीं है? क्या अजीब चीज़ हो तुम राना साहब। खैर तुझसे ये उम्मीद रखी जा सकती है। तू एक काम कर, राबेल को फ़ोन कर और उससे नंबर मांग। सुल्तान बोला और मोबाइल इसके हाथ में पकड़ाया। पागल तो नहीं हो गए? मैं कैसे मांग सकता हूँ? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? दरियाब फौरन बोला, यही सोचेगी कि इसका भाई उसकी दोस्त को भाभी बनाना चाहता है। सुल्तान शरारती अंदाज में बोला, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। दरियाब बोला, दरियाब मैं तेरे रख के मारूंगा। अब शराफत से कॉल कर और हाँ स्पीकर पर रख। लेकिन मैं क्या कहूँगा उसे? वो परेशानी से बोला, तू कॉल तो मिला, मेंटल इंसान। सुल्तान बोला और दरियाब ने कॉल मिलाई और मोबाइल स्पीकर पर किया। काफ़ी देर बेल जाती रही मगर किसी ने कॉल नहीं उठाई। शुक्र है, दरियाब ने लंबा सांस लिया और मोबाइल बंद करके रखा। बेटा कोई बात नहीं, कल सुबह फिर से। सुल्तान ने इसे देख कर बोला, फिलहाल मैं चलता हूँ, अब अल्लाह हाफिज। दरियाब बोला और इसे मिलकर निकल गया। वो नींद से चीखती हुई उठी और उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था।
वो उठकर बैठी और लंबे लंबे सांस लेने लगी। पास सोई हुई राबेल उसकी चीख से उठी और इसकी हालत देखकर खड़ी हुई और किचन से पानी का गिलास ले आई। पानी पियो मेरी जान, सब ठीक है, तुमने बस कोई ख्वाब देखा है। देखो मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ। राबेल ने पानी से पकड़ाया और अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। वो बहुत घबराई हुई थी। राबी राबी, इसने लड़खड़ाते हुए जबान में कुछ कहना चाहा। जी मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। राबेल उसके मुंह पर आते बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोली। उन्होंने मेरी अम्मी को, वो बोली और बच्चों की तरह रोते हुए उसके गले लग गई और उसको मजबूती से पकड़ लिया। संभालो मेरी जान खुद को, ऐसे खुद को कमज़ोर करोगी तो दुनिया का मुकाबला कैसे करोगी। राबेल उसके सर पर हाथ फेर कर बोली। मैं कैसे मजबूत बनूं, मेरी मजबूती तो मेरी अम्मी थी। इनके बाद मुझे इस दुनिया से बहुत डर लगने लगा है। ये दुनिया बहुत जालिम है राबी। मुझे अम्मी हमेशा कहती थी कि ये दुनिया किसी की नहीं होती। वो बिल्कुल ठीक कहती थी। इस दुनिया में गैर तो गैर, हमारे अपने भी हमारे दुश्मन हैं। नूरी से अलग हुई और बोली, मैं तुम्हारी मजबूती बनूंगी जानी, और हम दोनों मिलकर सबका मुकाबला करेंगे। फिर देखते हैं किसकी जरूरत होती है हमारी तरफ आंख उठाने की। वो सारी आंखें हम नोच लेंगे जो हमारे ऊपर उठेंगी। राबेल उसे हौसला देते हुए बोली। राबी मुझसे दूर रहा करो, मुझसे इतना प्यार मत करो, मैं पहले ही सबको खो चुकी हूँ। नूर उसे देखते हुए बोली। चल चुप कर बंदरी दी माँ, राबेल बोली और वह मुस्कुरा दी। देख ले तूने हमेशा मुझे नवारी जबान पर लगा दी देख ले नूरी, तूने मुझे भी नवारी जबान पर लगा दिया है। राबेल अपने ही जुमले पर हंस दी। तुम्हें ही लगाया है और किसी को तो नहीं। नूर मुस्कुरा कर बोली। मुझसे ज्यादा तो दरिया भाई लग चुके हैं तेरी इस नवारी जबान पर। उस निकाल की तो कोई पास था, उस पर गुस्सा निकाल रहे थे तो उसे बात के इख्तिताम पर कहते हैं भाड़ में जाओ या गटर में गिर जाओ। मैं हंस हंस के पागल हो गई इनकी बात पर। राबेल हंसते हुए बोली तो इसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराने लगी। तुझे पता है राबी भाई ने खुद को बहुत बदल लिया है, अब वो गुस्सा भी बहुत कम करते हैं और सबसे मज़े की बात, वो अब हंसने लगे हैं। यहाँ तक कि कोई बात ना भी हो तो भी ऐसा कहका लगाते हैं कि अगला बंदा खुद ब खुद हंसने लगता है, जैसे पहले तू करती थी। और तू और भाई तो नेक भी बहुत हो गए हैं। पता है अब वो 6 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, राबेल हंसते हुए बताती गई और वो सुनती गई। तहज्जुद भी? नूर ने हैरान होकर पूछा। हाँ ना, तहज्जुद भी, वो भी रोज़। राबेल ने बताया। माशाल्लाह, ये तब्दीली आई किस वजह से? नूर ने पूछा। है एक लड़की, पता नहीं उस लड़की ने ऐसा क्या जादू किया है, मेरा पूरे का पूरा भाई बदल दिया। राबेल ने बताया। अल्लाह उनकी मोहब्बत उनसे मिला दे। बहुत खुशकिस्मत है वो जिनको उनकी मोहब्बत ने अल्लाह की राह दिखाई, और वो लड़की तो बहुत ही खुशकिस्मत होगी जिसकी वजह से वो बदल गए। नूर ने नज़रें झुका ली और बोली। अब शायद सो जाना चाहिए, फिर फजर के लिए उठा नहीं जाएगा। मैंने फजूल में तुम्हारी नींद भी खराब कर दी, सॉरी। नूर बोली और वापस लेट गई। सो जा इससे पहले कि मैं चपेड़े मारने लग जाऊं तुझे, राबेल बोली और लाइट बंद करके इसके बराबर लेट गई। मेरे ख्याल में अहमद, अब हमें नूर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। सुबह नाश्ते के बाद नूर अपने घर चली गई तो फारिया बेगम बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोले। देख वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारी राबी की तरह। पहले मुझे इसकी इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन कल जो सब हुआ है इसके बाद मैं डर गई हूँ। जो बंदा घर तक पहुँच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कल तो हमें पता लग गया, लेकिन अल्लाह ना करे इसने कुछ गलत कर दिया फिर। फारिया बेगम परेशानी से बोली। फारिया, मैं खुद रात से यही सोच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। मैं इसे तहफ़्फ़ुज़ देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर चाह कर भी पूरी तरह इसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। अहमद साहब परेशानी से बोले। इसे एक मजबूत सहारा चाहिए, मेरे ख्याल में हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। फारिया बेगम बोली। लेकिन मम्मा ये कैसे हो सकता है? राबेल बोली। अगर वो शादी के लिए ना मानी, क्योंकि इसकी मंगनी इरफान से हो चुकी है ना। अहमद साहब बोले। बाबा वो बस नाम की मंगनी थी ना, वो खुश थी ना ही आखिरी वक्त में रास्ता आंटी। अगर वो जिंदा होती तो फौरन रिश्ता ख़त्म कर देती, पर अफसोस अल्लाह ने इन्हें इतनी मोहलत नहीं दी। खैर बेटा, ये तो नूर ही बेहतर बता सकती है कि वो क्या चाहती है, क्योंकि अब इसका अकेला रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं आज ही रिश्ते वाली को कहती हूँ, रिश्ते के लिए जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो वो नूर की इजाज़त से इसकी शादी कर दूँ। फारिया बेगम बोली। मम्मा, वो राबेल कहते कहते रुक गई। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? कहो ना, रुक क्यों गई? फारिया बेगम बोली। मम्मा वो रिश्ता है एक, राबेल ने हिम्मत करके बताया। वो नहीं जानती थी कि इसके बाद क्या होगा। क्या नूर किसी को पसंद करती है? फारिया बेगम ने पूछा। अरे नहीं नहीं, लेकिन वो पसंद करते हैं नूर को। राबेल हिचकिचाते हुए बोली। कौन है वो? तुम जानती हो उसे? अहमद साहब ने पूछा। हाँ बाबा, आप भी जानते हैं उन्हें और मम्मा भी जानती हैं। कौन है वो? इन दोनों ने नासमझी से एक दूसरे को देखा
और पूछा। वो दरियाब भाई, राबेल ने एकदम से बोल दिया। वो दोनों हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। क्या कह रही हो राबेल, तुम्हें ये दरियाब ने खुद बताया? फारिया बेगम हैरत से बोली। जी, वो मैंने इनको पकड़ लिया था तो इन्होंने इन्हें बताना पड़ा, राबेल बोली। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, अपना दरियाब किसी को पसंद कर सकता है? फारिया बेगम बोली। लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इस बच्ची को एक मजबूत सहारा मिल जाएगा। अहमद साहब बोले। हाँ जी, और क्या हमें हमारी तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। राबी, ये बात और किस किस को पता है? भाभी को पता है? फारिया बेगम बोली। अरे नहीं नहीं, मेरे अलावा किसी को नहीं पता, और आप प्लीज़ इनको ये बात ना बताना कि मैंने आप लोगों को ये सब बताया, राबी बोली। राबेल बोली। मैं आज ही बात करती हूँ भाभी से, फारिया बेगम बोली। हाँ, तुम भाभी से बात कर लो, मैं फिर दरियाब से खुद बात करूँगा, अहमद साहब बोले। राबेल खामोशी से वहाँ से उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ी, क्योंकि इससे खुशी बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। नूरी, फ़ोन देख किसका आ रहा है? राबेल किचन में बर्तन धो रही थी कि अपने फ़ोन की आवाज़ सुनकर नूर को आवाज़ लगाई। अच्छा, देखती हूँ। नूर सोफे से उठी और इसके कमरे में जाकर अभी मोबाइल को पकड़ने लगी थी कि दरिया भाई का नाम जगमगाया। वो वहीं रुक गई, फिर कुछ सोच समझकर मोबाइल को चार्जिंग से उतारा, मोबाइल लेकर किचन की तरफ बढ़ी। ये लो, मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया और बोली। तेरा दिमाग सही है? हाथ देख, फारे हैं। कॉल उठा, राबेल ने पूछा। राबेल ने कहा राबेल ने कहा, किसकी कॉल है? तुम्हारे भाई की, नूर ने बताया। तो कॉल उठाओ ना, बेचारा मेरा फ़ोन बज बज के पागल हो रहा है, राबेल ने मसरूफियत भरे लहजे में कहा। मैं कैसे उठाऊं? नूर बोली। ओ बहन, कॉल उठानी है, बंदा नहीं उठाना। और बता दे कि मैं मसरूफ़ हूँ, राबेल बोली। लेकिन अच्छा, कुछ दिल में आते ही इसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसने सलाम किया। वो अनजान था कि फ़ोन की दूसरी तरफ राबेल नहीं बल्कि नूर है। वालेकुम सलाम। राबी बर्तन धो रही है, फ्री होकर आपको कॉल कर लेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, इसने इतनी स्पीड में कहा और कॉल बंद कर दी कि राबेल इसे मुड़कर देखने लगी। बोल दिया? कॉल बंद करके लंबा सांस लिया और बोली। बहुत मेहरबानी, राबेल तंजिया बोली। मोबाइल कहाँ रखूं? नूर ने पूछा। मेरे सर पर, राबेल तब कर बोली। देख ले, गिर न जाए, मैं रख देती हूँ। नूर मुस्कुरा कर बोली। चली जा यहाँ से, तुझे तो मैं बाद में पूछती हूँ, राबेल तब कर बोली। तो नूर वहाँ से चली गई। उसने मोबाइल को कान से हटाया, मोबाइल को देखता रहा। वो वही थी जिससे वो एक साल से छुप रहा था। उसे उसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे अचानक सब हो जाएगा। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली। वो मोबाइल बेड पर फेंक कर खुद भी बेड पर लेट गया और मुस्कुराकर छत को घूरने लगा था। मैं अपनी ज़िंदगी के इस मकाम पे हूँ जहाँ मुझे अपने दिल की कैफियत लफ्ज़ों में उतारना नहीं आता। जहाँ नमाज पर बहुत देर तक बैठी रहती हूँ। इस वक्त दिमाग जैसे ब्लाइंड हो जाता है। अल्लाह को कुछ बताने या मांगने के लिए अल्फाज नहीं होते। दरियाब, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, मुबीन बेगम इसके कमरे में आकर बोली और बेड पर बैठी। कब करनी है शादी? दरियाब ने पूछा। पहले मिल तो लो लड़की से। मुबीन बेगम हैरान रह गई थी इसके जवाब पर। आप मिल चुके हैं? दरियाब ने पूछा। हाँ, मिल चुकी हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, मुबीन बेगम बोली। जब और जहाँ निकाह करना हो बता देना आप, मैं तैयार होकर पहुंच जाऊंगा, दरियाब मोबाइल पर कुछ लिखता हुआ बोला। लेकिन दरियाब, एक बार देख तो लो लड़की, बाद में तुम्हें पसंद ना आई तो? मुबीन बेगम हैरत से बोली। आपको पसंद है तो मिलने की क्या ज़रूरत है? आप बस तारीख रख दें, बता दीजिएगा, मैं अब चलता हूँ, मुझे डेरे पर भी जाना है, दरियाब बोला और कमरे से निकल गए। और मुबीन बेगम हैरान और परेशान वहाँ खड़ी रह गई। कौन? दरवाजे पर दस्तक हुई तो नूर ने दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा। बेटा, मैं हूँ, फारिया। फारिया की आवाज़ सुनकर इसने दरवाज़ा खोल दिया। आए ना आंटी, सब खैरियत? नूर इन्हें देखकर बोली और इन्हें अंदर जाकर बिठाया। बेटा, एक बात करनी थी आपसे। फारिया बेगम बैठी और बोली। जी करें आंटी, सब खैरियत? नूर ने पूछा। बेटा, ये बात भाभी जिंदा होती तो वो करती, मगर खैर जो अल्लाह को मंजूर, फारिया बेगम बोली। आप भी मेरी अम्मी जैसी हैं, जो भी आप कहना चाहती हैं मुझसे कहें। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। बेटा, मैं नहीं जानती तुम्हें मेरी बात कैसे लगेगी या तुम उसका क्या मतलब समझोगे, मगर तुम मेरी राबी की तरह हो मेरे लिए, बस इसी हक से ये बात करने जा रही हूँ, फारिया बेगम बोली। सब खैरियत है आंटी? नूर ने परेशानी से कहा। बेटा, मैं और तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें। नूर को एक चुप सी लग गई थी। वो यादें, बहुत से लम्हे याद आए थे उसे। बेटा, जब से इरफान यहाँ से होकर गया हम परेशान रहते हैं कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे, फारिया बेगम परेशानी से बोली। आंटी, अब वो यहाँ आएगा तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा, आप लोग परेशान ना हो, नूर ने मुस्कुरा कर कहा। बेटा, औरत जितनी मर्जी बहादुर हो जाए, रहती वो औरत ही है। जैसे जंगल में शेरनी राज नहीं कर सकती, इसे भी एक मजबूत सहारा यानी शेर चाहिए होता है, इसी तरह औरत जितनी मर्जी बहादुर हो जाए, उसे मजबूत सहारा एक महरम मर्द ही दे सकता है। बेटा, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, अगर तुम इरफान से शादी करना चाहती हो तो फिर भी हमें कोई एतराज़ ना होगा। फारिया बेगम इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से बोली। मैं अपनी माँ के कातिल से कैसे शादी कर सकती हूँ? नूर बोली।
हमारे दरियाब से शादी करोगी? फ़ारिया बेगम के अचानक इस सवाल पर उससे हिला कर रख दिया था। आंटी ये कैसे हो सकता है? वो घबराते हुए बोली। क्यों नहीं हो सकता? कोई कमी है क्या उसमें? फ़ारिया बेगम बोली। नहीं आंटी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं इनके काबिल नहीं हूँ। वो कहाँ आसमान के तारे हैं और मैं ज़मीन की जाक। नूर अफसोस से बोली। कौन किसके काबिल है ये फैसला तो खुदा का है, और हम इंसान कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? अगर अल्लाह ने तुम दोनों का साथ लिखा है तभी तो ये बात यहाँ तक पहुँची है। फारिया बेगम ने उसे प्यार से समझाया। उनसे पूछा है आपने? क्या कहा उन्होंने? नूर ने पूछा। हाँ जी, पूछ लिया है, उसे कोई एतराज़ नहीं है। फारिया बेगम बोली। लेकिन वो राबी ने बताया था कि वो किसी और को पसंद करते हैं। आंटी, मैं ज़बरदस्ती मुसलत नहीं होना चाहती उन पर। ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चल सकते। नूर बोली। बेटा, वो फैसला ज़बरदस्ती नहीं किया जा रहा, जो होगा तुम दोनों की खुशी से होगा। आंटी, जैसा आप बेहतर समझे, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। नूर बोली और खड़ी हो गई। बेटा हमेशा खुश रहो। फारिया बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरा और माथा चूम कर प्यार से बोली। वो किचन की तरफ बढ़ी। वो ज़बरदस्ती ये शादी कर रहे हैं, इन्हें तो मोहब्बत है किसी और से, और मोहब्बत भी ऐसी जिन्हें जिसने इन्हें ऐसे बदल दिया। मैं कैसे सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ रह सकती हूँ जो पहले ही किसी और लड़की के मोहब्बत में गिरफ्तार है? और यही सोचते हुए वो चाय बनाने लगी।